चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश्वर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे ज्ञान संपदा मध्य प्रदेश के संदर्भ में भाग नंबर 4। तो अगर इसके पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा। और अब आप लोकेश्वर एकेडमी की ऐप से भी डायरेक्ट पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। और उसके अलावा यूनिट नंबर 6 के स्ट्रक्चर नोट्स, वीडियो और MCQs सभी के सभी आप लोगों को लोकेश्वर एकेडमी के ऐप पर मिल जाएंगी। इसकी भी जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग टाइटल समझ ही गए होंगे, प्रमुख राजवंश जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऑडियो समरी है। अगर आप ज्ञान संपदा को पढ़ना चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में तो बुक आप परचेज़ कर लें अपने लेवल पे और कान में ईयरफोन लगा के बैठ जाएँ। जैसे जैसे मैं बता जा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाएं और मार्क करते चलें। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को महाजनपद युग के बारे में बताया था, जिसमें आपको चेदी, अवंती 2 वंशों के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंद मौर्य वंश। तो नंद और मौर्य वंश की अगर हम लोग बात करें तो मगध में जब शिशुनाग वंश का पतन हुआ तो उसके बाद में नंद वंश का राज्य जो है प्रारंभ होता है। अगर हम लोग देखें इनका जो साम्राज्य है वो दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। और जब भी मैं अवंती कहूँगा तो आप मुख्य रूप से याद रखेंगे मैं एक महाजनपद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अवंती जो है 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अवंती को उज्जैनी बोला जाता था और दक्षिणी अवंती जो है उसको महेशमती के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो नंदों के समय मध्य प्रदेश के चेदी और अवंती जनपद मगध साम्राज्य के ही अंग बन गए थे। इस प्रकार नंदों के समय मध्य प्रदेश जो है आप कह सकते हो इनके ही अधीन हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आप लोग जानते हैं राजा धनानंद को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की और मध्य प्रदेश का इस विशाल साम्राज्य का जो है वो भाग बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। तो अशोक जो हैं वो बिंदुसार के कहने पे अवंती जो क्षेत्र है उसमें राज्यपाल के पद पर नियुक्त होते हैं और अवंती में उज्जैनी के राज्यपाल वो बनते हैं। जब वो अपना पदभार संभालने आ रहे थे तो कुछ समय वो विदिशा में ठहरे। वहीं पे आप देखेंगे अशोक ने विदिशा के सेठ की पुत्री जिनका नाम था महादेवी, जिन्हें विदिशा देवी के नाम से जाना जाता है, उससे विवाह किया और इन्हीं से ही इनको 2 संतानों की प्राप्ति हुई। एक हैं आपके महेंद्र और पुत्री जो हैं वो है संघमित्रा। ऐसा कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका ले जाने का श्रेय इन दोनों को ही जाता है, महेंद्र और संघमित्रा को। मगध के सिंहासन में बैठने के पश्चात अशोक ने कलिंग युद्ध किया और ऐसा कहा जाता है कलिंग युद्ध के कुछ समय उपरांत उसका हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और वह जो है बुद्ध का अनुयायी बन गया। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार बौद्ध धर्म में अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें से सांची स्तूप जो है सुप्रसिद्ध है, आज भी आप लोगों को यथावत देखने को मिलेगा। अशोक के द्वारा बनाए गए इन स्तूपों में एक स्तूप अशोक के द्वारा ही सांची का स्तूप है। सांची के अतिरिक्त अशोक के द्वारा आधुनिक विदिशा में, उसके बाद में सुनानी में, सतधारा में, भोजपुर में, अंधेर में, भरूथ में, ये अन्य जगहों पर जो है आप लोगों को स्तूप देखने को मिलेंगे, जिसमें भरूथ स्तूप जो सतना में मौजूद है और जो रायसेन क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा सांची स्तूप, ये महत्वपूर्ण है। अशोक की राजज्ञा शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख पर मिलती हैं। सांची स्तूप पर जो मुख्य तोरण द्वार है, अगर आप कभी सांची गए हैं तो जो मुख्य तोरण द्वार है उसमें 42 फुट लंबाई में ऊंचा चुनार पत्थर का एक सिंह शीर्ष का ब्राह्मी लिपि में लेख युक्त स्तंभ मिला है। यह आज भी स्तूप के समीप 2 भागों में संरक्षित है। सांची स्तंभ लेख के अतिरिक्त स्तूपों का भी छोटे लेख जो हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग लघु शिलालेख की बात करें तो लघु शिलालेख जो है कटनी जिले में मिलेंगे, आप लोगों को याद रखना रूपनाथ के नाम से। तो इसको आप ऐसे कोडिंग के माध्यम से याद रख सकते हैं कि बिना रूप के नहीं कटनी, ठीक है। तो कटनी जिले में रूपनाथ का जो है शिलालेख मिलेगा, लेकिन लघु शिलालेख है।
दतिया जिले में आप लोगों को गुर्जरा अभिलेख मिलेगा, इससे क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि विदिशा, सांची, उज्जैनी, अशोक की राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र बने हुए थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अभिलेख सारूमारू, कसरवाद, कारितलाई, है ना, फन्यपुरी, ये सभी के सभी यहाँ से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के आहत सिक्के मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों से प्राप्त होते हैं। उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। अगर हम लोग जनपद काल की बात करें तो जनपद काल को भी हम लोग देख लेते हैं। जनपद काल में मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय में भारत में अनेक जनपद तथा नगर राज्य स्थापित हो गए थे। मध्य प्रदेश में उस समय कम से कम 7 नगर राज्य थे, जिसमें त्रिपुरी, एरण, महेशमती, भागिल, विदिशा, उज्जैनी और पद्मावती थे। इन्होंने अपने अपने नामों में अंकित ढले अथवा ढप्पे लगे सिक्के चलाए थे। तो याद रखिएगा कि जो ये सिक्कों को चला रहे थे उसको ढले कहा जाता था या ढप्पे कह सकते हो आप। इन सिक्कों की प्राप्ति से हमें अस्तित्व का पता लगता है कि ये जो क्षेत्र है इन्हीं का पास हुआ करता था। अब हम लोग बात करेंगे शुंग वंश की। शुंग वंश 184 से 85 ईसा पूर्व में सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा स्थापित किया गया। यह अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर देते हैं और राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। किंतु पुष्यमित्र मौर्य साम्राज्य का केवल मध्यवर्ती भाग पर ही अधिकार प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उसी समय दक्षिण में सातवाहन राज्यवंश जो है वो उदय ले लेता है तथा कलिंग में आप देखेंगे चेदी वंश के जो प्रभुत्व है उसका विस्तार हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो अशोक के उत्तराधिकारी हैं, अंतिम उत्तराधिकारी भी आप बोल सकते हो, जो बृहदत्त हैं, उनकी हत्या करके सिंहासन पर तो बैठ गया, लेकिन पूरा मगध जो है इसके पास में नहीं आया। कलिंग क्षेत्र जो है अलग हो गया और दक्षिण में आप लोग देखेंगे सातवाहन वंश जो है वो अलग से बन जाते हैं। पुष्यमित्र ने युवराज अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाया था और इसने अपने साम्राज्य की सीमाएं वर्धा नदी जो है वहाँ तक विस्तृत कर ली। याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी है वो पाटलिग्राम पाटलिपुत्र है और जो शुंग वंश की राजधानी है वो विदिशा हुआ करती थी। याद रखिएगा ये अग्निमित्र के आने से ही बनी है। अंतिम शुंग वंश देवभूति की हत्या करके वासुदेव कण्व जो है वो कण्व वंश की स्थापना करते हैं, परंतु मध्य प्रदेश के इतिहास में कर्ण वंश की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी ना मिलती है और ना ही इनके कुछ ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिससे हम लोग ये जानकारी जुटा पाएँ। अवंती जनपद में कण्व के समय गर्दभिल्ल वंश शासक ज्ञात होते हैं। इस वंश में विक्रमादित्य नामधारी शासक ने शकों को परास्त किया था। तो होता क्या है कि जो राजा विक्रमादित्य हैं उन्होंने शकों को हराया था, तो जब कभी कोई शासक शकों को हराता है तो वह अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि देने लगता है और उस समय विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो बहुत बड़ी उपाधि में से एक थी। शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिसे पहले क्रस संवत कहा जाता था, बाद में मालवा एवं विक्रम संवत के नाम से भी जो है जाने लगा। तो ये था शुंग वंश की जानकारी। अगला जो भाग है वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की अगर हम लोग बात करें तो कर्ण वंश की शक्ति का नाश करके आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में सातवाहनों ने 27 ईसा पूर्व लगभग साम्राज्य की स्थापना की। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधु, शिशुक या शिप्रिक मिलता है। इसे भृत भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये भृत कौन है या भृत्य कौन है, तो आप लोगों को याद रखना है जो सातवाहन वंश है उन्हीं के संस्थापक हैं ये। इस वंश का जो पराक्रमी राजा है वो शतकर्णी है और मैं आपको बता दूं जो शतकर्णी प्रथम है उनकी जानकारी सांची के स्तूप में मिलेगी, तोरण में। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कई बार, सांची के तोरण में किस सातवाहन शासक की जानकारी मिलती है, तो शतकर्णी प्रथम जो है उसकी जानकारी मिलती है। इसकी उपलब्धियों के संबंध में उसकी रानी नागनिका के नानघाट अभिलेख के कुछ प्रकाश डालते हुए ये पता लगता है कि यह मुख्य रूप से यहाँ तक इनका शासन प्रशासन फैला हुआ था। सांची के बड़े स्तूप की वैदिक पर उत्कीर्ण एक लेख में शतकर्णी के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का भी ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। कुछ सातवाहन सिक्कों पर भी राजा सिरिसात का नामांकित मिलता है। ये सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, भेड़ाघाट, त्रिपुरी में 1951-52 में तथा 1968-69 में उत्खनन किए गए। विद्वानों का अनुमान है कि शतकर्णी साम्राज्य केवल मालवा तक ही नहीं बल्कि
डाडल प्रदेश जो है वहाँ तक फैला हुआ था। अगर सातवंशी शासकों की बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उज्जैनी मतलब वर्तमान अवंती मतलब वर्तमान का उज्जैन तक शासन किया। सातवां शासक 230 ईसा पूर्व सातवां शासक 230 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक राज करते रहे। इसके सीसे के सिक्के जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। क्वेश्चन आता है कि सीसे के सिक्के जो हैं वो किन के द्वारा चलाए गए थे, तो आप लोगों को याद रखना है ये सातवाहन वंश जो है उनके द्वारा चलाए गए थे, मुख्य रूप से गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी राजा हुआ। उसके साम्राज्य में अनूप, जिसमें महेशमती आधुनिक महेश्वर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, निमाड़ के जो क्षेत्र वो मिलेंगे आपको, आकर पूर्वी मालवा तथा अवंती पश्चिमी मालवा पे भी शामिल हुए। उज्जैन से भी उसके सिक्के प्राप्त होते हैं। याद रखना ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि उज्जैन से किन के सिक्के प्राप्त होते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी के। गौतमीपुत्र के पश्चात उसका पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलमावी जो है वो शासक बना और उसके सिक्के भिलसा देवास के आसपास क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये जो सिक्के हम लोग देख रहे हैं ना कि सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, आप कह सकते हो कि अलग अलग क्षेत्रों से, ये बताता है कि इनका जो डोमिनेंस था वो कहाँ तक था। इसका शासनकाल 130 से लेके 154 ईसा पूर्व तक था। अंतिम प्रतापी सम्राट यज्ञश्री सतकर्णी था, जिसका शासनकाल 165 से लेके 193 ईस्वी तक मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में इनके सिक्के बेसनगर मतलब कि विदिशा, तेवर और देवास से प्राप्त होते हैं। दक्षिण कौशल में सातवाहन के राज्य का उल्लेख चीनी यात्री वेनसोंग की यात्रा का विवरण मिलता है, जिससे सातवाहन शासक राजा कुमारदत्त का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में रोम से व्यापार का बढ़ावा दिया गया, इसलिए रोम देश के सिक्के कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी प्राप्त होने लगते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासन थे और मुझे उम्मीद है कि ये जो महत्वपूर्ण शासक और उनके जो क्षेत्र हैं वो आप लोगों को समझ आए होंगे। प्रमुख राजवंश की ये श्रृंखला आगे इसी तरीके से बनी रहेगी। ये आप जो देख रहे थे वो था भाग नंबर 4। इसके बाद में आएगा भाग नंबर 5। इसमें हम लोग हिंदू यूनानी उत्कर्ष, शक क्षत्रप काल, नागवंश, उसके बाद में बोधि राजवंश, मध्य या महाराजवंश, गुप्त काल आदि शासकों और उन्हीं के साथ साथ राजवंशों को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, लाइक करके मुझे ही बताएं और हाँ, सब्सक्राइब कर लें आप लोकेश्वर एकेडमी यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आए जैसे ही मैं इस प्रकार का कोई वीडियो डालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।